चलिए बच्चों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे और तन मन के साथ आप बिहार बोर्ड की अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी बीच मैं आज इंग्लिश ग्रामर का एक अच्छे से अच्छी टॉपिक वर्ब को लेके आया हूँ, जो कि क्लास 9, 8 या फिर 11, 12 वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है जानना। वर्ब को हम लोग आज बहुत अच्छे तरीके से ट्रिकली समझेंगे और क्लास में ही हम लोग याद कर लेंगे। और आप लोग को भी मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार में इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनने के बाद आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान, ब्रेन कंसंट्रेट बना के रखेंगे और ध्यान दे के रखेंगे। और इसमें कहानी कविताएं भी चलेगी, ध्यान से सुनेंगे, अच्छी लगेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। तो बिना समय लगाए आइए हम लोग जानेंगे वर्ब क्या होता है, या फिर इसके टोटल पार्ट्स के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर का यह एक टॉपिक है वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब का डेफिनेशन है ए वर्ब इज़ डूइंग वर्ड। इसको मतलब हिंदी में बोलते हैं किसी क्रिया का होना या करना ही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। कोई काम, क्रिया का मतलब होता है काम, है ना। क्रिया का मतलब काम होता है। फिजिक्स में भी आप इसको वर्क के रूप में जानेंगे। वर्क फोर्स एंड एनर्जी एक चैप्टर इसका है, वहाँ हम लोग जानेंगे। क्रिया का मतलब काम होता है, किसी काम को करना, जैसे हंसना, बैठना, उठना, जाना, आना इत्यादि जितने भी प्रकार की क्रियाएं हैं, ये सब वर्ब के रूप में आएंगे और ये सब एक्शन वर्ब कहलाते हैं। ये सब कौन से वर्ब कहलाएंगे? एक्शन वर्ब कहलाते हैं। आगे हम लोग जानेंगे वर्ब के मुख्य 2 भागों में बांटा गया। वर्ब के मुख्य 2 भाग हैं, एक है आपका मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, एक को प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है और एक को ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। इस हिसाब से वर्ब के मुख्य कितने पार्ट्स में बांटे गए? 2 पार्ट्स में। एक कौन सा वर्ब है आपका? मेन वर्ब, और एक क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल वर्ब का होना तभी ये प्रिंसिपल वर्ब अस्तित्व में रहेगा जब उसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्रिंसिपल वर्ब का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको याद रखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्रिंसिपल वर्ब का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए वर्ब में हेल्पिंग वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। आज आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। एक है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या बोलेंगे? एक को ट्रांजिटिव वर्ब और एक को बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहेंगे, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है, याद रखना है। जो वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होंगे वो कौन से वर्ब होंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। जैसे मैं खाता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और मैं रोटी खाता हूँ, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और अब हम लोग इसको उदाहरण के साथ समझेंगे और इंग्लिश में डेफिनेशन समझेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब कहता है द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जिस वर्ब में, जिस क्रिया में कर्म का उपयोग किया हो या कर्म जुड़ा हो, वैसे क्रिया को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यहाँ आइए उदाहरण हम लोग समझते हैं। यहाँ कहता है राम ईट्स ए मैंगो। मैंगो यहाँ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए ये वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब लगा हुआ। ये ट्रांजिटिव वर्ब का वाक्य है। जिस वाक्य में कर्म लगे होंगे, कर्म होंगे, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जिसमें कर्म नहीं होगा वो क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कर्म में जैसे खाने का है चर्चा, खाने में कोई भी वस्तु लिए, कोई भी पदार्थ को खा रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा वो ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब कहता है द वर्ब यूज्ड
विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना, विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जब जिस क्रिया में कोई प्रकार का कर्म नहीं रहेगा या कर्म का उपयोग नहीं रहेगा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे होगा राम ईट्स, राम खाता है, क्या खाता है कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन राम खाता है, ये इसमें कर्म छिपा हुआ, कर्म है ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। आप लोगों के आसानी के लिए, सहूलियत के लिए मैं एक वीडियोज़ में पूरे वर्ब को बनाया हूँ, जिसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आपका ये रहा यहाँ, जबकि सेकेंड पार्ट यहाँ रहेगा, थर्ड पार्ट आपका यहाँ रहेगा। तो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है, जब पढ़ रहे हो, बाद में आपको स्क्रीनशॉट के लिए भी मैं मौका दूंगा, जब पढ़ रहे हो तो ध्यान रखिएगा, उस समय कंफ्यूज नहीं होना कि किधर से मैं चलो, इधर चलो या इधर चलो, चलना किधर है, इस साइड। यहाँ मेंशन किया हुआ 2 सेकेंड नंबर में हमको यहीं से लिखना है, यहीं से जानना है। अब हम लोग चलते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब क्या होता है, क्रिया का यही मुख्य आधार होता है। द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ HV आर कॉल्ड मेन वर्ब। या तो ये अलोन, अलोन मतलब क्या होता है, अलोन का मतलब अकेला होता है ना, अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला होता है। ये अकेले रहेगा या किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब से क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा या मिला रहेगा, ऐसे वर्ब को क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, मेन वर्ब कहेंगे। आगे है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होगा, सहायक क्रिया। ए हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या होगा, इज वन विच हेल्प्स विथ मेन वर्ब। और ये मेन वर्ब में ये बदलते रहता है, टेंस, वॉइस और मोड के अनुसार ये क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, ये बदलते रहेगा। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग आगे जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब की संख्या टोटल कितनी है, 24। हेल्पिंग वर्ब की संख्या टोटल पूछेगा कितनी बताना है, 24 है हेल्पिंग वर्ब। उसमें आपका प्रिंसिपल है, मॉडल है और मार्जिनल एक आता है। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। एक प्रिंसिपल है, एक मॉडल है और एक मार्जिनल होता है। प्रिंसिपल की संख्या कितना दिया है, 11 दिया हुआ है, जबकि मॉडल की संख्या 10 दिया हुआ है और मार्जिनल कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब 11 में प्रिंसिपल वर्ब में 11 में कौन कौन होगा, उसको हम लोग उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। देखिए 11 में क्या है, इज होगा, एम होगा, आर, डू, डिड, डज, वाज, वर। इसको वर पढ़ना है। बच्चे लोग गलतियां क्या कर देते हैं, WERE को वेयर पढ़ते हैं, जबकि WERE को क्या पढ़ना है, वर पढ़ना है। और WHERE का मतलब वेयर होता है, इसको याद रखिएगा। इंग्लिश ग्रामर में कॉमन एरर्स हम लोग बराबर करते जाते हैं, कॉमन एरर्स नहीं होना चाहिए, ताकि आपका ग्रामर जब कमज़ोर रहेगा तो आपके लिटरेचर कमज़ोर हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। वर, हैव, हैज और क्या होगा, हैड होगा। ये कुल मिला के आपके 11 प्रिंसिपल में आएंगे। आफ्टर देन मॉडल वर्ब 10 की संख्या, मॉडल वर्ब में 10 आते हैं। कौन कौन हो जाएंगे, शैल किस में बदलेगा, शुड में बदलेगा। बहुत बच्चा इसको शुड पढ़ देता है, जबकि इसको पढ़ना क्या है, शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। शैल किस में बदलेगा, शुड में बदलेगा। विल किस में बदलेगा, वुड में बदलेगा। कैन बदलेगा, कुड में बदलेगा। और मस्ट आउट में बदलता है, जबकि में माइट में बदलेगा। ये आपके टोटल हो गए 11, 10, 21। 3 और बच गए, 3 यहाँ लिखा हुआ। मार्जिनल, ये डेयर है, यूज टू है और नीड टू है। इसके अलावे एक पेसिव वॉइस में इस सब का ज़्यादा यूज होता है। पेसिव वॉइस में इसको हम साइड में लिख दिए हैं, पेसिव वॉइस में इस सब का यूज आपका ज़्यादा होगा। कुल मिला के आपका हेल्पिंग वर्ब 24 है। 24 को 3 भागों में बांटा है, प्रिंसिपल, मॉडल और मार्जिनल। प्रिंसिपल की संख्या 11, मॉडल की संख्या 10, जबकि मार्जिनल की संख्या 3 हो जाएगी। आगे हम लोग जानेंगे तीसरा भाग।
वर्ब को याद करने का ये ट्रिक, हम वर्ब को याद कैसे करेंगे, है ना। एक ट्रिक बनाया गया है, डू बी हैव विल, है ना। और इसमें क्या गया, 1 4 3 भी बोला जाता है, या लिखा है आई लव यू टेल, है ना। आई लव यू का मतलब सब जानते होंगे अच्छी तरह से। तो आई लव यू सिर्फ लड़की के प्यार करने से ही नहीं होता। आई लव यू का मतलब आपको वर्ब से प्रेम हो जाए अच्छी तरह से। प्रेम शब्द हुआ, प्रेम में निस्वार्थ होता है प्रेम, है ना। लव के शब्द को सुन के बच्चे पढ़ने से पहले या शिक्षक बोले या सेंटेंस, अपने भारत में खास करके बिहार के बच्चों में ऐसी समस्या बनी हुई रहती है, जबकि लव से संबंधित कोई वाक्य आएगा तो बच्चा पहले ऐसे करके हंस देता है ना, कि हम ये सेंटेंस कैसे पढ़ें, जबकि ये सेंटेंस अपने आप में बहुत ही मर्यादित सेंटेंस है, बहुत ही अच्छी सेंटेंस है। इसको हमको किससे प्यार करना है, वर्ब से प्यार करना है। वर्ब को हमको समझना ऐसे करके ताकि हमको कभी भूलें नहीं उसे, है ना। इसको इस हिसाब से हम लोग को समझना। तो आइए हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं। वर्ब का ट्रिक है डू बी हैव वेल, है ना, और आई लव यू टेल, या इसको 1 4 3 टेल भी पढ़ा जाता है ना। नयका लड़का लड़की इसको शॉर्ट में बोलता है 1 4 3, है ना। 1 4 3 का अर्थ यह होता है कि आई लव यू, तो इसको हम आई लव यू करके लिख दिए, समझ गए ना। तो इसको ऐसे ही याद रखना। अब देखिए डू में क्या सब आता है, डू बी हैव वेल। डू बी हैव वेल में डू का जितना वाक्य होगा या शब्द होगा, डू के जितने भी वर्ड्स होंगे इस कैटेगरी में आने वाले, वो सब एक जगह आ जाएंगे, है ना। डू वाले सभी वर्ड्स कहाँ आ जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे एक जगह, तो उसको अभी हम लोग जानेंगे। देखिए डू, आई डू के अंदर देखिए डू, डिड, डज, शैल, विल, इन्फिनेटिव या फिर मॉडल जितना होगा ये सब एक जगह आ जाएगा। बी में क्या आ जाएगा, बी, वाज, बीन, इज, एम, आर, वर, ये सब एक क्लास में आ जाएगा। और देखिए हैव वाला क्लास में देखिए, अभी हम लोग हैव वेल बोले थे, हैव वाले क्लास में देखिए, हैव में हैव, हैज, हैड, इसके अलावे पेसिव वर्ब जितना भी होगा वो सब इसी में आ जाएगा, एक कैटेगरी में आ जाएगा। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, और एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछते हैं, खास करके 10th और 12th वाले को अवश्य पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में ये। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, और ख़ास करके जो कमज़ोर बच्चे हैं वो ज़रूर ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ऐसा है पार्ट एग्ज़ाम के पैटर्न का, जो कि आप अगर सही बनाते हैं तो उसमें 1 नंबर पूर्णतः मिल जाती है, उसमें नंबर कहीं से कटौती का कोई चांस नहीं बनता है। जबकि आप अगर गलत बना दीजिएगा तो उसमें नंबर देने का भी कहीं से कोई चांस नहीं बनता। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सब्जेक्टिव पर भी ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। अब हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ा देर के लिए मैं साइड हटता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट करके इसको लिखेंगे घर पे। और लिखना ही सिर्फ केवल नहीं है, बल्कि इस पर प्रश्न अभ्यास भी करना है। प्रश्न अभ्यास आप ज़्यादा से ज़्यादा जब कवर कर लेंगे, आप अगर 90% 95% सही बनाने लगिएगा तो समझ जाइएगा कि वर्ब आपका बहुत इजी हो गया। और इसको ट्रिकली याद रखना है। एग्ज़ाम होने से पहले इसको अच्छी प्रकार से 2 बार 3 बार जितना चांस हो इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। और आई लव यू है लिखा हुआ, तो अपने जो भी आपके होंगे आई लव यू उनको भी शेयर कीजिएगा, उनको भी कहिएगा पढ़ लेने के लिए, ताकि अगर नंबर दोनों को अच्छा आएगा तो प्यार आपका लंबा समय तक चलेगा। और नंबर नहीं खूब सुंदर आएगा तो एक दूसरे में ब्रेकअप हो जाएगा। इसलिए आज ही इसको अच्छी तरह से सुने और अपने जो आपके फ्रेंड हैं
उसको अवश्य भेजें और उनको कहिए सुनने के लिए, ताकि परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।